हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका और हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो पिछले दिन के क्लास में हम बताए थे मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है ना। उसका जो क्वेश्चन था हम 10 क्वेश्चन करवाए थे और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मेन चीज़ क्या है, आपको इसमें 10 क्वेश्चन ही कराया जाएगा लेकिन 10 कंसेप्ट के साथ कराया जाएगा, ठीक ना। और जो भी कंसेप्ट आता है उसको आपको क्लियर समझाया जाएगा। उसमें 4 ऑप्शन मिलेगा। जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इसमें 4 आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं और उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी आप देंगे, ठीक ना। तो जो भी पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हो, लाइक और सब्सक्राइब कर दे और प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या कहता है क्वेश्चन पहला कि नेम द मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक ना। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा एलिमेंट है? तो ये तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, ठीक ना। ये एलिमेंट का बात किया है, मेटल का बात होता है तो एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक ना। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? बोलता है द मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। इट इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ऑफ अ मेटल। ये मेटल के ऑक्साइड में पाया जाता है। मेटल ऑक्साइड में जैसे MgO हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक ना। और ये कार्बोनेट में भी पाया जाता है। ये मेटल ऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक ना। तो ये ऑक्सीजन जो है हमारे अर्थ में कितना है? ये 21% है। और सबसे ज़्यादा जो है ये एटमॉस्फेयर में, ये एटमॉस्फेयर का बात है, ठीक ना। ये एटमॉस्फेयर में, अर्थ का बात नहीं, एटमॉस्फेयर में इतना है। और एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो है 78% क्या है? तो ये है नाइट्रोजन, जो है नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में। कन्फ्यूजन होता है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में अगर 21% ही है तो हम सबसे ज़्यादा मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट कैसे कहते थे? तो कहता कहाँ कि ये अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है? तो ये ऑक्साइड और कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, ठीक ना, ऑक्सीजन। लेकिन वही अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें तो एटमॉस्फेयर में कितना है? 21% मात्र। और कितना है? 78%। कितना किसका है? तो ये 78% है नाइट्रोजन का। लेकिन ये एटमॉस्फेयर में, ठीक ना। यहाँ अर्थ क्रस्ट का बात कर रहा था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। बोलता द एलिमेंट, क्या कहता है, इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, रेड से लेते हैं, ठीक ना। बोलता है द एलिमेंट विच इज लिक्विड, द एलिमेंट विच इज लिक्विड स्लाइटली अबव 30 डिग्री सेल्सियस इज, ठीक ना। तो अगर 30 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ज़्यादा अगर कर दिया जाए तो कौन सा यहाँ पे एलिमेंट है जो कि लिक्विड में पाया जाएगा? तो ऑप्शन जो है इसका सीजियम हो जाएगा करेक्ट आंसर। सीजियम है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्या है? सीजियम इज द मेटल which has a very low melting point and change into liquid state above 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। क्या है कि ये बहुत ही कम इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट अब क्या होता है ये समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम क्या बताएं आपको कि हर एक क्वेश्चन में आपको एक नया कंसेप्ट बताया जाएगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच एनी एलिमेंट स्टार्ट इट मेल्टिंग, ठीक ना। मेल्ट जब स्टार्ट कर जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम वाटर का बताते हैं कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट कर जाता है, ठीक ना। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। ये वाटर के केस में बता रहे हैं, ठीक है। और मतलब 30 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो ये सीजियम जो है वो मेल्ट कर जाता है, ठीक ना। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत स्लो है, इसलिए वो मेल्ट करने लगता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी मिल चुका है। आते हैं अगला क्वेश्चन। बोलता है एट रूम टेम्परेचर द नॉन मेटल विच इज लिक्विड। अब देखिए यहाँ पे बात समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है कि कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक ना। तो पहला बात क्या है कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये ब्रोमीन जो है ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है एट अ रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर आपका होता है, थोड़ा सा रुक जाइएगा। तो रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है?
25 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 25 डिग्री सेल्सियस ये होता है रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर में लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, तो ये है कौन सा एलिमेंट है, ये है ब्रोमीन, ठीक ना। ये नॉन मेटल है, ठीक है। अब इसमें पूछ दिया जाता है कि कौन सा मेटल है, हाँ कौन सा मेटल है कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, तो वो क्या है, जिसको पारा बोलते हैं, यानी मरकरी, ठीक ना। मरकरी है, ये ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये किसी में भी पूछ सकता है, ये आपको पूछ सकता है नॉन मेटल में पूछ सकता है, तो नॉन मेटल का जब भी पूछे तो ब्रोमीन आंसर दीजिएगा, मेटल जब भी बोले तो मरकरी दीजिएगा, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका। At a room temperature, bromine is present in a liquid state. Bromine is a non-metal belonging to the family of a halogen. ठीक ना, ये एक नॉन मेटल है जो कि हेलोजन फॉर्म में, मतलब हेलोजन ग्रुप से पाया जाता है। अब ये हेलोजन क्या होता है, ठीक है, ये सारा चीज आपको कंसेप्ट बताना होगा। जैसे देखिए, आप लोग देखिए क्या होंगे कि कभी पीरियोडिक टेबल का नाम सुने होंगे, इस तरह से पीरियोडिक टेबल होता है, इस तरह से। अगर आप नहीं देखेंगे थोड़ा सा आज देख लीजिएगा, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल है, इस तरह से बना हुआ रहता है, यहाँ पे इस तरह से इसको ग्रुप कहते हैं। बहुत सारे ग्रुप में चेंज ये रहता है, डिवाइड रहता है यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से एक टेबल बना हुआ है, ठीक ना, इसको पीरियोडिक टेबल कहते थे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है लास्ट का, ये क्या होता है, नोबल गैस कहलाता था, ठीक ना। लास्ट थोड़ा सा पहले, उससे पहले मतलब ग्रुप नंबर 17 में, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, टोटल ग्रुप है 1 2 3 4 5 करके, यहाँ है 17 और 18, तो टोटल 18 ग्रुप है यहाँ पे। तो जो 17 ग्रुप है इसका, ये कहलाता है हेलोजन ग्रुप, ठीक ना, हेलोजन ग्रुप, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन पाया जाता है, पहले फ्लोरीन पाया जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, इस तरह से पाया जाता है आपका यहाँ पे, मतलब हेलोजन ग्रुप में पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये हेलोजन ग्रुप से रिलेटेड है, कौन सा, तो ये आपका ब्रोमीन जो है, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर। आते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड आयरन फाइलिंग इज अ, ठीक ना। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्या है, पहला जो ऑप्शन था एलिमेंट, क्या ये एलिमेंट है, मिक्सचर है, या बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दीज होगा ना, कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एलिमेंट क्या क्या पढ़ना, कंपाउंड, मिक्सचर और एलिमेंट। अब ये सब होता क्या है, हम उसको आपको बता लेते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं, ये सब नहीं जानिएगा तो फिर आंसर कैसे दीजिएगा। तो पहला चीज है हम एलिमेंट बताते हैं। एलिमेंट क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस होता है जो कि ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ रहता है, ठीक ना। ओनली वन टाइप ऑफ एटम होता है, तो इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। मिक्सचर क्या है कि व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस मिक्स्ड विथ ईच अदर विथ नॉट अ फिक्स्ड रेशियो, अगर फिक्स्ड रेशियो ना रहे और दो सब्सटेंस अगर मिल जाए, ठीक ना, जैसे क्या हो गया, शुगर हो गया, शुगर प्लस अगर हम सॉल्ट कर दें, ठीक ना, फिक्स रेशियो में नहीं मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। और आते हैं कंपाउंड, ठीक ना। फिर पूछा है कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड क्या है, जो हम लोग पढ़े अभी मिक्सचर, उसी का जस्ट मतलब थोड़ा सा आगे है कि व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस मिक्स्ड विथ ईच अदर विथ अ फिक्स्ड रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड, ठीक ना। तो कंपाउंड क्या है, अब तो क्लियर हो गया है कि ये फिक्स्ड रेशियो में ही मिलना चाहिए। जैसे एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं कि H2 प्लस O2 मिल के क्या बना दिया, H2O, ठीक ना, H2O बना दिया। मतलब क्या है, यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं, जब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 है, तो इसका आगे 2 कर देते हैं, इसका आगे 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे हमको नजर क्या आ रहा है कि हाइड्रोजन का 2 पार्ट्स और ऑक्सीजन का 1 पार्ट, मतलब 2:1 मिलता है, तभी H2O बन सकता है, नहीं तो ये कंपाउंड बनेगा, H2O नहीं बन सकता है। अगर इस रेशियो से नहीं मिलता है तो H2O नहीं बनेगा। तो कंपाउंड का मतलब क्या है, फिक्स्ड रेशियो में मिलना चाहिए। मिक्सचर का मतलब फिक्स्ड रेशियो में नहीं होगा तभी वो मिक्सचर बनेगा। और एलिमेंट क्या है कि ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स जब होंगे तो वो एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लीजिए, बोला क्या है, बोला है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट यानी सॉल्ट NaCl, ठीक ना, सॉल्ट है, प्लस
आयरन फाइलिंग्स मतलब अगर आयरन को हम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाते, जनरल आप देख लीजिए कि लोहे को सॉल्ट के साथ मिलाते कोई रिएक्शन होता है, नहीं होता। जब कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं और क्योंकि अलग अलग टाइप का यहाँ पे सब्सटेंस मिला हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। बहुत आसान है ना, बस थोड़ा थोड़ा समझना है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका, ठीक है। बोलता है ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉमन सॉल्ट एंड आयरन फाइलिंग इज अ मिक्सचर। बोलता है ये मिक्सचर है, क्यों, एज देयर इज अ नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन देम टू फॉर्म द न्यू सब्सटेंस। अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है नया सब्सटेंस बनने के लिए तो ये क्या हो जाता है, ये मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। बोलता है हु डिस्कवर्ड रेडियम, रेडियम को किसने खोजा है, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि बोलता क्या है, वाटसन क्रिक, मैरी क्यूरी, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं कि ये मैरी क्यूरी जो थे ये रेडियम का खोज किए थे, ठीक ना। भाई रॉबर्ट ब्राउन क्या है कि हम लोग जब सेल में चले जाते हैं तो वो केंद्रक का खोज किए थे, मतलब जो न्यूक्लियस होता है इसका खोज किए थे। वाटसन क्रिक तो वही सब बायो से ही रिलेटेड है, इसलिए आप मैरी क्यूरी इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन में कोई खास नहीं लिखा है, रेडियम वॉज डिस्कवर्ड बाय मैरी क्यूरी, सिंपल लिख के निकल गया, ठीक है। आगे आते हैं, वो डिस्कवरी का है, किसी के वहाँ पे कंसेप्ट की बात नहीं था। और रेडियम तो एक क्या है, एक एलिमेंट है, तो कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए उसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन। बोलता क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ प्योर, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ओनली ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ठीक ना, वन काइंड ऑफ एटम जब मिलते हैं तो वो क्या होता है, सब्सटेंस कहलाता है। और वही आगे जाके क्या कहलाता है, आपका प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है तो देख लीजिए, ये एलिमेंट जो है, एलिमेंट आपका तो ऐसे ही पता चल गया कि क्या है, आपका प्योर है। और कंपाउंड भी प्योर होता है, क्योंकि ये क्या होता है कि जब रिएक्शन करता है, टू टाइप्स तो होता है लेकिन ये फिर हम लोग फिजिकल मेथड से इसको अलग नहीं करते हैं। तो ए और बी जो है, बोथ ए एंड बी, ये गलत दे दिया है, ए एंड बी कहाँ से होगा, बी तो इसी का ये है, तो ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट एंड कंपाउंड सिंपल है, तो यहाँ पे लिखना चाहिए था इसको बोथ ए एंड सी लिखना चाहिए था, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड और एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, और मिक्सचर जो होता है इम्प्योर में आता है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स are the pure substances. Pure substances are made of only one kind of particles. यहाँ पे ध्यान देना है कि सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल मिले हुए रहेंगे तभी वो प्योर कहलाएंगे। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। बस वही फर्क होता है कि ये एलिमेंट एटम से बना हुआ रहता है एलिमेंट, और कंपाउंड जो होता है ये मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है, यानी कि दोनों प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा पतला कर देते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉल स्मेल ऑफ रोटेन एग। यहाँ पे ध्यान देना है, रोटेन एग का स्मेल कौन सा देता है इसमें से, ठीक ना। तो रोटेन एग यानी सड़ा हुआ अंडा की तरह कौन सा जो है यहाँ पे स्मेल देता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड और कैल्शियम। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर सल्फाइड तो देता नहीं है, ठीक ना, कॉपर सल्फाइड ऐसा देता नहीं है, आयरन सल्फाइड तो जान ही रहे, कैल्शियम सल्फाइड, तो ये सारा चीज़ ये सब नहीं देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए करेक्ट हो जाए, हाइड्रोजन सल्फाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है आपका क्या देता है, रोटेन एक का एक्सप्लेनेशन देता है, मतलब स्मेल देता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हैज़ द स्मेल ऑफ रोटेन एग, बस यही चीज़ लिखा है, इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। आगे आते हैं, इसका क्वेश्चन बोलता क्या है, क्वेश्चन क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। बात समझ रहे हैं ना, कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका करेक्टरिस्टिक्स मतलब जिसका करेक्टर क्या है, बोथ मेटल टाइप का और नॉन मेटल टाइप का दोनों होता है। तो जो मेटल और नॉन मेटल की तरह काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटालॉइड कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। जो मेटल और नॉन मेटल की तरह दोनों काम करे उसको मेटलॉइड कहते हैं। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं,
ऑप्शन क्या है कि यहाँ फॉस्फोरस नजर आ रहा है। फॉस्फोरस क्या है, ये तो सिंपल हम लोग जान रहे हैं कि फॉस्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल है, तो फॉस्फोरस वो नॉन मेटल हो गया। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है, तो एक आर्सेनिक ऐसा है जो कि मेटालॉइड है, ठीक ना। अब मेटालॉइड होता क्या है, तो हम लोग पढ़े हैं वहाँ पे कि कुछ एलिमेंट जो है मेटल होते हैं और कुछ नॉन मेटल होते हैं। अब बीच में जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो होता है उसको मेटालॉइड कहते हैं। तो दोनों की तरफ जो बिहेव करे उसको मेटालॉइड, तो मेटालॉइड आर्सेनिक है, ठीक है। आते हैं आगे, देखिए अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। कहता क्या है एक्सप्लेनेशन में कि द एलिमेंट दैट possesses the characteristic of both metal and non-metals are called metalloid, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि मेटालॉइड किसको कहते हैं। आर्सेनिक इज द एलिमेंट दैट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये मेटालॉइड हो गया। आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूनिवर्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यूनिवर्स किस चीज से मिलकर बना हुआ था, उसमें भी मेजर कंस्टिट्यूएंट का बात करता है कि कौन कौन सा चीज मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखिए कि ये पूरा जो यूनिवर्स है ये हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है और हीलियम से मिलकर बना हुआ है, ठीक ना। हाइड्रोजन और हीलियम मिलता है, तो ये क्या होता है, कभी हाइड्रोजन से हीलियम बन जा रहा है और फिर हीलियम से हाइड्रोजन बना है। इस तरह से लगातार प्रोसेस चल रहा है यूनिवर्स में। इस तरह से यूनिवर्स का मेन कंस्टिट्यूएंट हुआ हाइड्रोजन और हीलियम। तो देखिए कहीं है ऑप्शन हाइड्रोजन हीलियम, क्या है ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन हीलियम, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, बोलता क्या है, द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स आर हाइड्रोजन एंड हीलियम, दे आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सन, ठीक ना, स्टार्स एंड अदर सोलर बॉडीज। इसका मतलब हर सोलर बॉडीज का ये कंस्टिट्यूएंट है जो हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए सब्सटेंस दैट कैन बी बिटेन इनटू सीड्स एंड बिटेन इनटू वायर आर व्हाट विल यू कॉल इट, ठीक ना। दो तरह से होता है कि कोई सब्सटेंस है, ठीक ना, इसको हम पीट पीट के इसको इस तरह से पतला कर दिए, ठीक है, इस तरह से चौड़ा कर दिए पीट के। अब इसको हम अगर इसको खींच के वायर भी बना दिए, तो दो तरह का होता है कि जिसको हम लोग पीट के पतला करके मतलब बिटेन इनटू शीट्स, जिसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कहलाता है मेलिएबिलिटी, ठीक है। और अगर जो पतला वायर हम खींच सकते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डक्टिलिटी यानी डक्टाइल मटेरियल। तो इस तरह से एक मेलेबल का भी केस आता है, डक्टिलिटी का भी केस आता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि क्या है, सब्सटेंस दैट कैन बी बिटेन इनटू शीट्स इज कॉल्ड मेलेबल, दैट कैन बी क्या है, बिटेन इनटू वायर्स, ये डक्टिलिटी हो गया, ठीक है। तो ये बोथ द ब्रिटल एंड लश्यर गलत, इट इज द सोनोरस डक्टाइल, ये भी गलत, बोथ द मेलेबल एंड डक्टाइल, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल क्या होगा, बिटेन इनटू शीट, इस तरह से शीट हो जाएगा तो मेलेबल, और कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ठीक ना, या बिटेन इनटू वायर, कुछ भी कह सकते हैं। इस तरह से ये होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बोलता है क्या है एक्सप्लेनेशन में कि सब्सटेंस दैट कैन बी बिटेन इन थिन शीट एंड ड्रॉन इनटू थिन वायर इज बोथ द मेलेबल एंड डक्टाइल, ठीक ना, ये मेलेबल और डक्टाइल दोनों होता है। और इसमें से एग्जांपल दिया है कि गोल्ड इज मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल एलिमेंट। अब गोल्ड का क्या है, अगर हम इसको एक पतला वायर में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 0.0000005 मीटर में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना पतला हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, गोल्ड को हम लोग इसको वायर में इसको कन्वर्ट करना हो तो इतना पतला हम लोग वायर खींच सकते हैं, ठीक ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है गोल्ड का, और ये इसको आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज का सारा क्वेश्चन और सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट डे मिलेंगे फिर एक नए इसी तरह 10 क्वेश्चन के साथ, और 10 हम आपको कंसेप्ट भी देते चले जाएं, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज।